किसी राज्य की सामाजिक विसंगतियों के मद्देनजर कल्याण की दृष्टि से सरकार के द्वारा अनेकों कदम उठाए जाते हैं, जिनकी जानकारी अंतिम पायदान पर बैठी जनता को जानने समझने की जरूरत होती है। मैं नीजू कुमार, एक लोक सेवक, अपनी अध्ययन में जो पाया हूँ उसकी झलकियाँ इस वीडियो के माध्यम से अपनी YouTube चैनल के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। तथ्यों के ऊपर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और पटकथा की अंतरात्मा तक पहुँचे। ठीक है, इस छोटी सी पहचान के बाद हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं। अगले बिंदु पे जो हम बात कर रहे थे, अब वहां शुरू करते हैं। अकेला एक विषय है कल्याण। अगर हम अच्छी तरह से समझें तो सबसे पहले कमजोर वर्गों का कल्याण, वेलफेयर, कल्याण एक ही शब्द है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, पर वेलफेयर क्यों? अच्छा, अभी पहले इस बिंदु को समझ लेते हैं, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। कल्याण अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के नाम से कार्य प्रणाली स्थित है। कमजोर वर्ग का तात्पर्य है वैसे नागरिक जो सामाजिक तानों बानों में उलझ कर अपनी जीवन शैली को वर्तमान से जोड़ने में काफी पीछे रह जाते हैं। वजह बहुत सारे हैं, वो मैं समझता हूं कि यहाँ नहीं अच्छा है डिस्कस करना, फिर अगले किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि कमजोर वर्ग का तात्पर्य है वैसे नागरिक जो सामाजिक तानों बानों में उलझकर अपनी जीवन शैली को वर्तमान से जोड़ने में काफी पीछे है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ती है और अंततः कमोबेश सभी नागरिकों को जो उस अर्थव्यवस्था में हैं उन सबको भुगतना पड़ता है। अब जब हम अभी बात कर रहे थे, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कमजोर वर्गों पे। कमजोर वर्ग का मतलब ये है कि जिनका सामान्य तौर पे कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कम होती है। अगर हम मान के चलते हैं कि किसी इकोनॉमी में 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से 30 जो है इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं और 70 में से भी दो डिवाइड कर लेते हैं, 35 या ले लेते हैं 30, फिर से 30 का थोड़ा कंट्रीब्यूशन है और 40 जो है बिल्कुल डाउन टू द अर्थ है, मतलब बिल्कुल उनकी कंट्रीब्यूशन नगण्य है। उस स्थिति में उस इकोनॉमी की जो स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। इसीलिए कमजोर वर्गों का कल्याण अति आवश्यक है ताकि हमारी इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी की हम बात करते हैं या जहां पे हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, उस इकोनॉमी में संपूर्ण कंट्रीब्यूशन हो, चौतरफा कंट्रीब्यूशन हो। इसके लिए हमें जहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है वहां तो ध्यान देना ही है, लेकिन वहां भी ध्यान देना है जहां से कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही नहीं आती है। अब अगली बिंदु पे हम बात करते हैं तो महिला तथा बच्चों का पोषण, द नेक्स्ट वेलफेयर ऑफ द स्टेट। होता यूं है
कि किसी भी राज्य के लिए जो हमारा अपकमिंग जेनरेशन है वो होते हैं बच्चे। अगर बच्चे पोषण युक्त नहीं होते हैं तो हमारा अगला जो रिसोर्सेज है नेक्स्ट 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, तो वो जो हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर वीकर। तो हम अपने फ्यूचर को वीकर ना बनाएंगे, इसके लिए वर्तमान में जो रिसोर्सेज हैं उनको पोषण युक्त करेंगे। तो दूसरा कमजोर वर्ग महिला और बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि वर्तमान में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, एग्रीड, लेकिन हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे तो हमारी संभावनाएं बढ़ती है, बहुत होती है। तो हम नेक्स्ट 20 एंड अबव ईयर्स के लिए प्लानिंग आज ही कर सकते हैं। अर्थात यहां पे भी दो बातें हैं, वर्तमान पे तो हम काम करेंगे, वर्तमान जो भी सिचुएशन है वहां पे तो हम काम करेंगे, साथ ही साथ जो अपकमिंग जेनरेशन है, जो अपकमिंग रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन पे भी हम प्लानिंग आज ही कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला कमजोर वर्गों में अनुसूचित जाति जनजाति थे, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो महिला एवं बच्चे हैं। अतः बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए हमारे राज्य में समाज कल्याण विभाग उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी वर्तमान से लेके और अपकमिंग जेनरेशन तक के लिए या पहले से योजनाएं चल रही है, और उनकी जानकारी हमें प्राप्त करना या उन जानकारी को सबसे नीचे जमीनी स्तर पे पहुंचना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारा नेक्स्ट जेनरेशन अबव 20 इयर्स को हम आज ही पोषण युक्त करके एक बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज प्रिपेयर कर सके। हम तो इमली बाजार गयो, इका बाजार हुआ खत्म, ये तो गयो रे बाबू। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते हम श्रम विभाग पे आते हैं। श्रम अर्थात किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए श्रम पूंजी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो उस अर्थव्यवस्था के व्यवस्था का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं वो श्रम के नियम होते हैं। अगर श्रम का नियम श्रमिकों के लिए है तो उत्पादन में पूंजी से ज्यादा महत्व जो है श्रमिक का हो जाता है, और जहां श्रमिकों की बात हो रही हो वहां कल्याण है। कल्याण यानी वेलफेयर, उन श्रमिकों की मासिक दिहाड़ी, प्रतिदिन की दिहाड़ी या 15 दिन की दिहाड़ी, या मालिकों से उनकी संबंध, उनके व्यवहारों में अच्छाइयाँ, और श्रमिकों का अपने कार्य के प्रति सहयोग की भावना, ये जितनी भी बातें हैं इन सब का जो श्रेय है वो श्रम विभाग को जाता है, क्योंकि श्रम विभाग श्रमिकों के लिए वो सारे नियम, वो सारे कानून एक जगह इकट्ठा करके रखता है, और जब समय आती है तब उनको खोलता है और मालिक तथा श्रमिकों के बीच समन्वय स्थापित
करता है। तो यह हमारा पहला हमने बात किया था कमजोर वर्गों का कल्याण, अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्पादन में, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूपेण से कंट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया महिला तथा बच्चों का पोषण, जो कि हमारे आने वाले अर्थव्यवस्था जो अबव 20 ईयर्स है, आफ्टर 20 ईयर्स है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो ह्यूमन रिसोर्स आएंगे उनकी आज से न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, ताकि हमारे आने वाले ह्यूमन रिसोर्स को दुरुस्त और मजबूत पाए, तथा हमारे जो 20 ईयर्स के बाद का उत्पादन है वो अब से 220 क्या 200 ज्यादा हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया महिलाएं तथा बच्चे। उसके बाद से हमारा श्रमिक जो वर्तमान में जो श्रमिक है, और उसके अलावे जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, जहां की जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वहां पर तो हमको श्रम विभाग का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। साथ ही हमको अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 विभागों का हमने परिचय दिया है और बहुत थोड़े से शब्दों में उनके बारे में या उनके ऊपर प्रकाश डाला है, जो अर्थव्यवस्था के या स्टेट के सबसे निचले पायदान पे बैठे नागरिकों के लिए उत्तम, महत्वपूर्ण, अति आवश्यक बिंदु है। और इसके बगैर, इसको इग्नोर करके हम अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की क्षतिपूर्ति तथा एक उम्र के बाद कार्यों से निवृत्त अथवा कार्य करने में असमर्थता पर समूचे अर्थव्यवस्था के समानुपातिक सकल घरेलू उत्पाद में से उनकी हिस्सेदारी को तय करके पेंशन के रूप में प्रति माह उपलब्ध कराना होता है। इस प्रकार संगठित क्षेत्र के कर्मियों की तर्ज पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मियों अथवा नागरिकों को क्षतिपूर्ति भत्ता एवं पेंशन देने का प्रावधान है। इस प्रकार किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में यदि जनसंख्या प्रधान होती है तो कल्याण राज्य की सर्वोपरि विषय बन जाती है। पूंजी अर्थात राजस्व, दोनों को रिलेट करना पड़ता है। पूंजी अथवा राजस्व अथवा पूंजी से संबंधित कार्य अधूरा रहता है जब तक इनके बीच में कल्याण शब्द अथवा कल्याण विषय नहीं जुड़ जाए। अर्थात कल्याण और राजस्व अथवा पूंजी अथवा
मालिक एक दूसरे के अनुपूरक है। एक तभी है जब दूसरा है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो एक महादेव है तो दूसरा शक्ति है। अगर एक शक्ति है तो दूजा महादेव है। अब श्रम और श्रमिक प्रधान जगहों में हम खुशहाली तभी ला सकते हैं जब तक कि श्रमिक हंसे नहीं, गाए नहीं, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो बोला जा चुका है। जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, अगर वो सकारात्मक रूप में आती हैं तो कहीं ना कहीं दीवार तो गिरेगी, और दीवार गिर सकती है तो दीवार बन भी सकती है। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, इस आशा के साथ कि हमारे संबंधित राज्यों की प्रगति हंसते मुस्कुराते और कल्याण के साथ होती है। राम राम, सलाम अलैकुम, जय जैनेन्द्र, वाहेगुरु, नमो बुद्धाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से बता दे भैया, जल्दी से बता दे भैया, किसका गाना अच्छा है, इसका गाना अच्छा है ना उसका गाना अच्छा है। जल्दी से बता दे भैया, किसका गाना अच्छा है, इसका गाना अच्छा है ना उसका गाना अच्छा है। जल्दी से बता दे भैया, किसका गाना अच्छा है।